दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास में मनोविज्ञान अध्ययन की जो विधियां काम में ली जाती हैं उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ये टॉपिक है। हमारी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें इस टॉपिक को शामिल किया जाता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विधियां काम में ली जाती हैं, इस वीडियो के अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियों से संबंधित किसी प्रकार की डाउट्स हमारे इस वीडियो के बाद में नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रमुख विधियाँ। देखिए, इसके अंतर्गत पहली है अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। ये अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत होता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मन का निरीक्षण कर समय समय पर उत्पन्न होने वाली भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं आदि का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। ये इस विधि की मुख्य बात है कि मनुष्य या कोई व्यक्ति क्या करता है, वो अपने मन का निरीक्षण करता है और उसके मन के अंदर जो भावनाएं, विचार और कल्पनाएं जो आती हैं उनका वो निरीक्षण और विश्लेषण करता है। किस विधि के अंतर्गत? अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत। यह विधि है मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। यानी पुरानी विधि की जब चर्चा की जाती है, प्राचीन विधि की जब चर्चा की जाती है तो इस विधि का नाम आता है। जॉन लॉक के अनुसार आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन में मस्तिष्क द्वारा अपनी क्रियाओं का स्वयं निरीक्षण किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार के साथ साथ मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं को केवल निरीक्षण से ही नहीं जाना जा सकता, व्यक्ति स्वयं ही उनको अंतर्दर्शन से जान सकता है। यानी अपने उसके मन के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन से भावनाएं आ रहे हैं, कौन से विचार कल्पनाएं आ रही हैं, वो मनुष्य स्वयं जान सकता है अपने अंतर्दर्शन के द्वारा। इस विधि का मूल संबंध जॉन लॉक से है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग विलियम वुंट व टिचेनर ने इस विधि का किया था। विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसा ही है जैसा अंधेरे को जानने के लिए एक लाइट जला देना। तो जॉन लॉक ने इसके संबंध में ये विचार कहे हैं। अब इस विधि के लाभ क्या हैं? यह सरल और प्राचीन विधि है। यानी प्राचीन समय में इस विधि का उपयोग ही किया जाता था। कम समय वाले किसी स्थान व समय में इसका अध्ययन है वो संभव है। यह मनोविज्ञान की मौलिक विधि है। इसमें निरीक्षक को यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति जब चाहे अपनी मानसिक अवस्थाओं और क्रियाओं का विश्लेषण कर सकता है। अब इस विधि के दोष भी हैं, यानी लाभ के साथ साथ इसके दोष भी हैं। इसके क्या दोष हैं? पहला है अर्ध चेतन व अचेतन अनुभव पर यह विधि लागू नहीं की जा सकती। सार्वभौमिक प्रयोग नहीं है, क्योंकि इस विधि के द्वारा मन की जो व्यक्ति के जो मन की जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको जाना जाता है। तो वो जो विचार भावनाएं हैं वो सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं किए जा सकते। तो ये इसका उपयोग नहीं है। वस्तुनिष्ठता का इसमें बहुत ही अभाव है। यानी सभी पर वही क्रियाएं, वही नियम, वही विचार लागू नहीं किए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा मन की प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। यानी व्यक्ति अपने मन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको जान सकता है। इस विधि की ये अच्छी बात है, परंतु इसके आधार पर कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि अन्य व्यक्तियों का अनुभव भी वही हो जो एक व्यक्ति का है। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में जाना और उस व्यक्ति के बारे में जानकर हम उसका सामान्य नियम नहीं बना सकते हैं। यानी अन्य व्यक्तियों के अनुभव पर उसको लागू नहीं कर सकते हैं। ये इस विधि का दोष है। अंतर्दर्शन के साथ निरीक्षण का प्रयोग, पद्धति का प्रयोग किए बिना मनोविज्ञान में किसी विषय का समुचित अध्ययन नहीं हो सकता। मानसिक प्रक्रियाएं परिवर्तन और अस्पष्ट होती हैं, अतः इन पर ध्यान लगाना बहुत ही
कठिन है। अंतर्दर्शन का ज्ञान आत्मगत और व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट है सांख्यिकीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयुक्त होने वाली यह नवीन विधि है। यहाँ से एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राचीन विधि की चर्चा हमने अभी की कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि, और नवीन विधि की चर्चा की जाती है तो वह है सांख्यिकीय विधि है, वो नवीन विधि है। इसके द्वारा प्रयोगों के परिणामों की सत्यता, विश्वसनीयता और परिशुद्धता आंकी जाती है। प्रोफेसर किंग ने इसके संबंध में कहा है, सांख्यिकी विधि विज्ञान की वह प्रणाली है जिसमें सामूहिक रूप से प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, गणना अथवा अनुमान के आधार पर संकलित अंकों की विवेचना द्वारा प्राप्त हल के आधार पर किया जाता है। समाज मिति विधि, इसके जो प्रवर्तक हैं वह है J.L. मुनरो। यहाँ से बार बार प्रश्न पुटअप किया जाता है। समाज मिति विधि एक सामाजिक समूह की संरचना का अध्ययन करने तथा उस समूह प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का मापन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जेनकिंस ने इस विधि को नॉमिनेटिक टेक्निक नाम दिया था। इस विधि में पूछे गए प्रश्नों और प्राप्त जानकारी के आधार पर समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में दर्शाया जाता है जिसे सेशोग्राफ नाम दिया जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाते हैं और जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त के रूप में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोशियोग्राफ कहा जाता है। यह विधि पारंपरिक अंतर संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। निरीक्षण, बहिर्दर्शन, अवलोकन और प्रेक्षण विधि। देखिए एक ही विधि के नाम है, चाहे निरीक्षण विधि की, चाहे बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना इस विधि का उपयोग किया जाता है। व्यवहारवाद के जनक J.B. वॉटसन निरीक्षण विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किसी एक विशेष परिस्थिति में किया जाता है। निरीक्षण विधि में बाह्य जीवन और वस्तु के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति, समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु यह विधि बहुत ही अपरिहार्य है। यह विधि छोटे बालक, जानवर, पागलों का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस विधि के लाभ, निरीक्षण विधि के माध्यम से बालकों के व्यवहार, सामाजिक संबंधों, जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उचित विकास किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत जो कुछ भी देखा जाता है उसकी व्याख्या व विश्लेषण कर व्यवहार की व्याख्या की जाती है। अब इस विधि के दोष क्या हैं? निरीक्षण विधि में मनोविज्ञान की व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव निरीक्षण में समाहित हो जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत धारणा तथा प्रवृत्ति के अनुसार निरीक्षण के विषय के व्यवहार की व्याख्या में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। ये इस विधि का दोष है। व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन वृत्त विधि। इस विधि के अंतर्गत जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के प्रवर्तक हैं टाइडमैन। यहाँ से बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक का अध्ययन इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति इतिहास नाम है इसका, तो व्यक्ति के इतिहास को जानना जाता है और वर्तमान तक जाना जाता है। इस विधि में व्यक्ति के जीवन वर्त का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे व्यक्तिवर्त अध्ययन विधि का नाम भी दिया जाता है और व्यक्तिगत अध्ययन विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है, इसलिए इसके जो नाम है वो व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन वर्त यानी उसके जीवन के बारे में जाना जाता है, पूर्व की घटनाओं के बारे में जाना जाता है, वर्तमान की घटनाओं के बारे में जाना जाता है, तो इसलिए जीवन वर्त विधि भी कहा जाता है। और एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है तो व्यक्तिव्रत अध्ययन विधि भी और व्यक्तिगत अध्ययन विधि का नाम भी दिया जाता है। मनोविज्ञान में केस का जो संबंध वो व्यक्ति से है और इसका तात्पर्य जिसका व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप न हो उसे केस नाम दिया जाता है। यह विधि उन असामान्य व्यक्तियों पर प्रयुक्त की जाती है जिनमें विकृतियां पाई जाती हैं। व्यक्तिव्रत अध्ययन के प्रयोग के समय कुछ यंत्रों का प्रयोग भी करना लाभकारी होता है।
केस यानी व्यक्ति जिसका अध्ययन होता है उसका व्यक्तिगत साक्षात्कार, उसके पत्र, डायरी, उसकी साहित्यिक रचनाएं, सामाजिक अभिवर्तियाँ, वंशावली, इच्छित पुस्तकें, मित्र, सगे संबंधी तथा उसके जानकार, स्कूल, ऑफिस आदि के रिकॉर्ड, जीवन गाथा, जीवन की घटनाओं की जो सूची है, इन सभी प्रमुख साधनों से व्यक्ति वर्त अध्ययन किया जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत इन सब बातों को शामिल किया जाता है। इस विधि के लाभ: यह विधि विशाल व गहन अध्ययन में कुछ समायोजन के कारण जानने व उपचार करने, विशेष योग्यता को दूर करने वाली स्कूल की समस्या के अध्ययन में बहुत उपयोगी है। इस विधि की हानियाँ: यह विधि अप्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत करती है, पक्षपात की समस्या इसमें बनी रहती है, अवैज्ञानिक विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है क्योंकि व्यक्ति का इसमें अध्ययन किया जाता है। इस विधि में समय अधिक लगता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता इस विधि में पड़ती है। इन कमियों तथा समस्याओं के बावजूद भी व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अध्ययन की अति उत्तम पद्धति मानी जाती है। इस विधि के जो सोपान हैं वो देखिए क्या है: केस ज्ञात करना, परिकल्पना का निर्माण करना, विद्यार्थियों, माता पिता, मित्र, अध्यापक वह समाज से जानकारी एकत्रित करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, समस्या को हल करना, उपचार के साधनों का प्रयोग करना, समायोजन के साधनों का विवरण देकर सहायता करना, ये इस विधि के सोपान हैं। प्रयोगात्मक विधि: इस विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। इस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चेपिन ने इसके संबंध में कहा है, नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग होते हैं। मनोवैज्ञानिक वुंट ने सर्वप्रथम 1879 में लिपजिंग में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कर इस विधि को लोकप्रिय बनाया था। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस पद्धति में समस्या के अध्ययन व निराकरण हेतु अपनी प्राकल्पना की जांच हेतु प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाना होता है। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का जो श्रेय है वो इस पद्धति को ही जाता है। यानी प्रयोगात्मक जो विधि है इसके द्वारा ही मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाया गया। प्रयोगात्मक विधि के देखिए चरण कौन कौन से हैं: समस्या से प्रयोग का प्रारंभ, समस्या संबंधित साहित्य का अध्ययन, समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण, प्रयोज्य या विषय जिन पर प्रयोग होता है का चयन करना। अब इसके चर यानी किन किन चरों को प्रयोगात्मक विधि में शामिल किए जाते हैं। चर देखिए क्या होते हैं: वस्तु या व्यक्ति का एक ऐसा गुण या विशेषता होती है जिसे मापा जा सकता है तथा परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित हो सके, ये वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुद्धि है, रोशनी का स्तर है, आयु है, उम्र है, ये चर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे क्या होता है व्यक्ति या वस्तु के ये जो गुण होते हैं बुद्धि, रोशनी, आयु, उम्र इत्यादि, तो इन्हें क्या किया जा सकता है? इन्हें मापा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग में 3 तरह के चरों को शामिल किया जाता है। वो चर हैं स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर, जिन्हें नियंत्रित चर भी कहा जाता है। तो देखिए स्वतंत्र चर कौन से होते हैं? जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव है अन्य चरों पर देखता है, वो क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं। जिसमें नशीले जो पदार्थ हैं वो स्वतंत्र चरों के अंतर्गत आते हैं। आश्रित चर, जिस पर स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़ का प्रभाव पड़ता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान है, वह एक आश्रित चर की श्रेणी में आता है। ध्यान पर नशीले पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, इसमें ध्यान आश्रित और नशीला पदार्थ है वो स्वतंत्र चर है। अब देखिए मध्यवर्ती चर कौन से होते हैं, जिन्हें नियंत्रित चर भी कहा जाता है, जो स्वतंत्र तथा आश्रित चरों के बीच में आते हैं, उन्हें मध्यवर्ती चर या नियंत्रित चर कहा जाता है। और स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के संबंध को प्रभावित करते हैं मध्यवर्ती चर, प्रयोज्य
जिस पर प्रयोग हो रहा है के भीतर हो सकते हैं, जैसे प्रयोज्य की आयु, यौन आदि, या ये पर्यावरण में भी हो सकते हैं, जैसे रोशनी है, आवाज़ है इत्यादि। प्रयोग में त्रुटियों को कम करने के लिए प्रयोगकर्ता मध्यवर्ती चरों को नियंत्रित करता है। यानी यहाँ से बार बार प्रश्न पुटअप किया जाता है कि प्रयोग करता है किन चरों को नियंत्रित करता है, किस लिए? त्रुटियों को कम करने के लिए। तो वो चर होते हैं मध्यवर्ती चर और नियंत्रित चर, ताकि उसका प्रभाव आश्रित चर पर न पड़ सके। यही कारण है ऐसे चरों को नियंत्रित चर भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि के लाभ। यह विधि है विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक विधि है। भविष्यवाणी करने में भी यह विधि उपयोगी होती है। परिकल्पना परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है। पाठ्यक्रम निर्माण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियाँ, समय सारणी का निर्माण, मूल्यांकन निर्देशन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा निश्चित परिणामों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत नियंत्रित निरीक्षण किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो विश्लेषण किया जाता है वह वैज्ञानिक विधियों व नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, जिसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं। इस विधि के जो निष्कर्ष है वो विश्वसनीय होते हैं। प्रयोगात्मक विधि के दोष। यह विधि बहुत महंगी है और इसमें समय भी अधिक लगता है। प्रशिक्षण की इसमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियां कृत्रिम भी हो सकती हैं तथा मानसिक दशाओं के विषय में पूर्णतः तथ्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रयोग विधि का क्षेत्र सीमित है, अनेक विषयों में प्रयोग करना असंभव है। उदाहरण के लिए बालक पर बुरे परिवेश का प्रभाव देखने के लिए उसे बुरे परिवेश में नहीं रखा जा सकता। विकासात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत मनोविज्ञान व्यवहार का विकासमान प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वह गर्भावस्था से लेकर जन्म, वयस्कावस्था, मृत्युपर्यंत व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन विकासात्मक विधि में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह स्वयं व्यक्ति के विकास का निरीक्षण करता है। यह विधि उत्पत्ति मूलक यानी जेनेटिक मेथड के नाम से भी जानी जाती है। इस विधि के लाभ। यह अधिक व्यापक विधि है। इसके अंतर्गत निश्चित प्रश्नों के आधार पर परिकल्पनाएं बनाने से उनका उत्तर पाने में बहुत आसानी होती है। इस विधि के दोष। इस विधि का विषय अत्यधिक विस्तृत होता है, जिस कारण सही तथ्य प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड है। इसका विकास एडलर तथा जुंग ने किया था। यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं क्या कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता कौन है, तब सिगमंड फ्राइड का नाम लिया जाएगा। लेकिन मनोविश्लेषणात्मक विधि का विकास शिक्षा मनोविज्ञान में किसने किया था, तो एडलर और जुंग नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इस विधि का विकास किया। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की मानसिक ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। फ्राइड के अनुसार मन यानी माइंड की 3 अवस्थाएं होती हैं। फ्राइड ने अपने जो मन है, मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। इसमें चेतनावस्था यानी कॉन्शियसनेस, यह मन का 1/10 भाग होती है। अचेतनावस्था अनकॉन्शियसनेस, यह मन का 9/10 भाग होती है। इन्हीं दोनों के बीच में अर्धचेतनावस्था यानी अवचेतनावस्था, सब कॉन्शियसनेस अवस्था भी होती है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई हैं और इन 3 चीज़ों को यानी 3 जो अवस्थाओं को हमें याद करना है कि चेतनावस्था जो होती है उसमें मन है वो कितना प्रतिशत भाग होता है, तो यहाँ पर 1/10। अचेतनावस्था में मन का कितना प्रतिशत भाग, 9/10। अब है अचेतनावस्था के बाद में अवचेतनावस्था जो इन दोनों के बीच में होती है। इसके बारे में हम अग नेक्स्ट वीडियो में विश्लेषणात्मक रूप में हम इस विस्तार रूप में इसकी चर्चा करेंगे और मन की अवस्थाओं को जानेंगे। सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक विधि है, उसका संपूर्ण अध्ययन हम उस वीडियो में करेंगे। हम इसमें मनोविज्ञान
के अध्ययन की जो विधियां हैं उनका सारगर्भित अध्ययन कर रहे हैं। अचेतना अवस्था के अध्ययन हेतु स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस, शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन, स्वतंत्र साहचर्य फ्री एसोसिएशन एवं सम्मोहन हाइपोनेटिक्स की सहायता ली जाती है। इस विधि में मनोविज्ञान की अनेक नई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। नैदानिक विधि मनोविज्ञान की यह प्रमुख विधि है जिसे चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया गया। यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र से किस विधि को ग्रहण किया गया है, तो वह है नैदानिक विधि। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों के पहचान करने तथा उसके कारणों का पता लगाने से किया जाता है। यही कारण है कि इसे नैदानिक जाता विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित बालकों के निदान के लिए किया जाता है। देखिए किन किन बालकों को शामिल किया जाता है इस विधि में। भावात्मक रूप से जो उत्तेजित बालक होते हैं उनका अध्ययन इस विधि में किया जाता है। अपराधी बालक होते हैं, हकलाने वाले बालक होते हैं, जिन बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई आती हैं, उन बालकों को शामिल करके इस विधि में नैदानिक उपचार दिया जाता है। मात्र यही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारात्मक समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि व साक्षात्कार विधि, जिसे कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के जो जनक है वो सुकरात है। ये जो नाम है कागज पेंसिल विधि, ये बहुत बार हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि है वो कागज पेंसिल विधि के नाम से जानी जाती है। तो वह विधि है प्रश्नावली विधि या साक्षात्कार विधि, जिसके जो जनक हैं वो सुकरात हैं। मनोविज्ञान में इसका जो प्रयोग है वो वुडवर्थ ने किया था। इस विधि में किसी समस्या के विषय में विचार विमर्श करने, जानकारी प्राप्त करने अथवा जांच करने हेतु साक्षात्कारकर्ता किसी व्यक्ति से भेंट कर प्रश्नोत्तरों या वार्तालाप द्वारा विचार विमर्श करता है। इस विधि में लिखित अभिलेख भी रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है वो मिलती रहे।